बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हालात सुन के थक गया हूँ। कब सुधरेंगे हमारे हालात? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाप है कि घर से बाहर जाने का नाम नहीं लेता और बेटी कमरे से बाहर आने का नाम नहीं लेती। मैंने 1000 दफा कहा है कि जब फोन काट दूं दोबारा कॉल मत किया करो। इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उसके ऊपर क्या गुजरने वाली है। कुछ नहीं हुआ उन्हें, बस पैसे नहीं देने। देखिए कारोबार में कोई किसी का नहीं होता, इनको कहें ड्रामे खत्म करें। अंधा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मसाइल कम नहीं हुए रेहान, आप इनका सामना नहीं कर पाए, मैं करूंगी इनका सामना। शाहबारा बेगम, मैं माजरत चाहता हूँ उनसे और अपने बच्चों से। मैं अब थक चुका हूँ, अपना बोझ तक नहीं उठा सकता। मुझसे मेरे बच्चों की हालत नहीं देखी जाती। समन की मायूसी, वकास की वो चौंचले, हाँ कहाँ से पूरी करूँ उसकी फरमाइशें। बस अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मैं इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे माफ़ कर दो। भाई वो रेलवे लाइन किस तरफ है? ये सीधा जाएं आप और उल्टे हाथ की 3 गलियां छोड़कर सीधा सामने गली में जाएंगी तो फाटक नजर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उसके ऊपर क्या गुजरने वाली है। ऐसा ही कुछ शाहपारा के साथ भी हुआ। उसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ लुट गया। उस दिन हुआ क्या था, कुछ आप हमें बताएंगी? मेरी दुनिया उजड़ गई थी, वो हमें छोड़कर चले गए थे। आपको किसने बताया था ये? मुझे कमरे में सफाई के दौरान में खत मिला जिसपे मेरी दुनिया उजड़ने की खबर लिखी हुई थी। क्या आपके शौहर ज़हनी मरीज थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ज़हनी मरीज नहीं थे। हाँ अलबत्ता किस्मत के सताए हुए ज़रूर थे, और जब किस्मत रूठ जाए तो वो भी साथ छोड़ देते हैं जो जिंदगी भर साथ चलने के वादे करते हैं। यानी आप वो नहीं है जो दिख रही हैं। मैं और रेहान बिल्कुल एक जैसे ही थे, लेकिन मैंने उनको समझने में गलती की। मैंने हमेशा बच्चों पर तवज्जो दी और रेहान को बिल्कुल ही भूल गई। क्या उस वक्त आपके हालात संगीन थे? हालात संगीन तो नहीं थे, लेकिन हाँ हो जरूर गए थे। मैं तो जब भी अपनी किस्मत पर रश करती थी और अब भी रश करती हूँ और हारने का कभी सोच भी नहीं सकती। तो क्या आपके अपनों ने आपका साथ नहीं दिया? अपने? कैसे अपने? आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके ससुराल वाले।
हम दोनों तो दुनिया में अकेले ही आए थे और ऐसा हमें वक्त ने बताया। हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते जरूर थे जो खूनी तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त खूनी रिश्तों से कम भी नहीं थे हमारे लिए। यार उस माल का क्या हुआ? कंसाइन तो आ चुकी है यार। तो फिर परेशान क्यों हो? ऐसी क्या बात हो गई? यार तुम्हें मालूम है कि मैंने अपना सब कुछ और तो और दूसरों से लेकर भी मैंने एक जुआ खेला है। जुआ खेला है? क्या मतलब? यही जो मैंने कंसाइनमेंट मंगवाया है चाइना से यार। अरे यार वो तो एक हफ्ते की मार है, वरना 15% पे मुझे दे दे। तुम तो हर वक्त मजाक में ही लगे रहते हो यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मार्केट की जान पहचान रखता हूँ। तुम भी टेंशन मत लो, अब जो कर लिया है ना, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। यार पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। अजीब दिल भी बहल ही जाएगा जो बात मैं छेड़ने वाला हूँ। कैसी बात? यार वो बहुत दिनों से तुम्हारी भाभी पीछे पड़ी हुई थी, उसकी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी बेटी सम्मान को अपनी बहू। अच्छा तो फिर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम दोनों बाकायदा रिश्तेदार बन जाए। यार तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। हाँ टाइम जितना मर्जी ले लो, लेकिन सुननी मैंने हाँ ही है। तुम तो हमेशा जल्दबाजी में लगे रहते हो वैसे यार। अरे वो अपना शाहपारा बेगम, इदरीस भाई ने अपने बेटे सागिर के लिए हमारी बेटी समान का रिश्ता मांगा है। अच्छा, रेहाना भाभी की कॉल तो मुझे भी आई थी। तो फिर तुमने क्या सोचा? लड़के में बज़ाहिर तो कोई बुराई नहीं है। ठीक कह रही हो। देखो भाई, अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर हमारे जान पहचान के लोग हैं, नए लोग होंगे, कैसे हैं, किस तरह क्या रवैया होगा, 100 तरह के मसले मसाइल होंगे। मैं समझता हूँ हमारी बेटी के लिए रिश्ता बहुत बेहतर रहेगा। ठीक कह रहे हैं आप। आजकल के दौर में अच्छे लोग और अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। लड़का अच्छा मिल जाए तो बड़ी बात होती है। हमने तो उसको बचपन से देखा हुआ भी है। तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि हम समन से एक दफ़ा ज़रूर पूछ लें। बिल्कुल ठीक। तो भाई फिर बुलाओ समन को, बात कर लेते हैं। समन, समन बेटा, बैठो बेटा। कोई ज़रूरी बात करनी है तुमसे। बेटा, तुम्हारे लिए इदरीस भाई ने अपने बेटे का रिश्ता दिया है, तो तुम्हारे पापा और मुझे तो ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आई और हम लोग तो राजी हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी जाननी थी। देखो बेटा, तुम्हारी रजामंदी जरूरी है। देखो तुमने मेरी बेटी कितनी प्यारी है, ये अपने माँ बाप की रजामंदी में राजी है। इसे कहते हैं औलाद। खुश रहो। चलो, तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है कि जब फोन काट दूं दोबारा कॉल मत किया करो। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? क्या? देखें, आपके हस्बैंड ने मुझे तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। भाई साहब, तो भाई है ना? तो क्या करूं? हाथ पांव कटवा दूं? सब कुछ लुटा दूं? तुम चले जहां तुम चले गई। कहा तुम चले जहां तुम चले गई। अरे भाई, बहुत इंतजार करवाया आप लोगों ने। भाभी जी, अब बिटिया रानी को ले भी आया। मेरा तो ख्याल है कि अभी कुछ वक्त और लगेगा इसे। कैसा वक्त लगेगा इदरीस भाई? जी मैं ले आती हूँ। वो अनवर की कॉल आई थी। ना ना रेहान भाई, आज नहीं, बिल्कुल आज कारोबार की कोई बात नहीं। मेरी बात तो सुनो तुम। अरे भाई साहब, ये भी कोई टाइम है बात करने का?
इसकी तो हर वक्त आदत यही है, कारोबार कारोबार कारोबार। चलो वो देखो बेटी आ गई। अच्छा अरे तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़की हो। सर ये वही रकम है ना जो हमें नवाज एंड कंपनी ने भेजी है? बिल्कुल वही। अब तो मेरी बात गौर से सुनना, मेहरबानी होगी। जी सर। ये वही रकम है जो नवाज एंड कंपनी ने भेजी है, मगर ये गई किस अकाउंट में? एक तो इसको भी इसी टाइम कॉल करनी थी। 1000 बार कहा है कि ऑफिस के नंबर पे कॉल किया करो, मगर मजाले के सुने। अच्छा, तो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, तुमने बताया नहीं। सर आपने बात कंप्लीट ही नहीं की थी। अच्छा, यानी मेरा ही दिमाग खराब है? हाँ सर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हेलो, तुम्हें मैंने 1000 दफा कहा है कि जब फोन काट दूं दोबारा कॉल मत किया करो। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? क्या? अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी को एक साथ चलता हुआ देखकर रेहान सदमे से बेहाल हो गया और अस्पताल जा पहुंचा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं शाहपारा बात कर रही हूँ। जी भाभी बोलिए। आपको तो पता ही है कि रेहान 5 हफ्ते से हॉस्पिटल में, ऊपर से लोग पैसे लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अभी हम लोगों का कसूर तो नहीं है ना, पैसे तो लोगों को चाहिए है ना। मैं ये कह रही थी कि बस उनकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाती तो। इनकी तबीयत ठीक हो भी गई तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखें, आपके हस्बैंड ने मुझे तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। भाई साहब, तो भाई है ना, तो क्या करूं? हाथ पांव कटवा दूं, सब कुछ लुटा दूं, और इनकी तरह हॉस्पिटल के बिस्तर पर बहाने से पड़ा रहूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको इनकी बीमारी बहाना लग रही है? देखिए, चलो मैं चुप कर लूं, लेकिन मार्केट में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आपको अंदाजा है? मुझे अपने पैसों की फिक्र नहीं, जो दूसरे लोगों से मैंने पैसे लेकर नवाब साहब को दिए हुए हैं उनकी मुझे फिक्र है। और आपके शोहर के ड्रामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वाह भाई साहब वाह, आज देख लिया अपनों को भी। देखिए, कारोबार में कोई किसी का नहीं होता। इनको कहें ड्रामे खत्म करें और जल्दी से कुछ पैसों का इंतजाम करें। इन हालात में ये पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं मालूम, पैसे देने हैं, चाहे घर भेजे या आपका जेवर। भाई साहब, भाई साहब, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना सगीर?
तो क्या अब्बू का कसूर? मैंने ऐसा कब कहा कि अब्बू का कसूर है, लेकिन कम से कम उनको ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए थी ना अम्मी से। अच्छा, तो यानी अपने पैसों के लिए अब्बू ने बात की तो आप लोगों का मुंह बन गया? मुंह नहीं बने हैं, मैं तो बस मेरे अब्बा के लिए ना ऐसे वैसे भी तुम बात नहीं कर सकती, समझी? सगीर, और तुम्हारे अब्बू का क्या? उनका जो दिल चाहे वो अम्मी को कह सकते हैं। अगर बातें नहीं सुननी ना तो पैसे वापस कर दो। करो ना पैसे वापस। कहाँ से करेंगे पैसे वापस? वो तो करेंगे। कब तक ड्रामा करते रहेंगे तेरे अब्बा? सब कुछ तुम्हारे सामने हो, देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि अब्बा ड्रामे कर रहे हैं? तो और क्या, कुछ नहीं हुआ उन्हें, बस पैसे नहीं देने। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी शक्ल पर भी। मैं तो तेरे बगैर जैसे मरा जा रहा हूँ ना, दफा हो जाओ और इस मंगनी को खत्म ही समझो। मेरा गुलशन मेरे सामने उजड़ गया और मैं कुछ भी ना कर सकी। रेहान 7 से 8 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद घर आ गए थे। लोगों के पैसों के तकाजे कैसे पूरे हुए? हमने अपना घर बेच दिया, मैंने अपनी बेटी का जेवर बेच दिया और वो बेचकर लोगों के पैसे अदा किए। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। कुछ ही अरसे में सब कुछ बिक गया, तो फिर आपका गुजारा कैसे हो रहा था? मैं यही समझी कि ये मेरा कुदरत की तरफ से इम्तिहान है और मैं इसमें पास हो जाऊंगी। लेकिन मैं इसे क्या पता कि किस्मत हमें किस मोड़ पर लेकर आई है और कहाँ ले जाना चाहती है। दुख तो मुझे समन का दिखाया जा रहा है, जिसकी मंगनी भी टूट गई। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। अच्छा जनाब, अब मैं जाऊं? हाँ जाइए, मगर फिर तुम्हारी अगर मगर ही खत्म नहीं होनी है। एहतियात से सड़क क्रॉस कीजिएगा और हाँ, बस में भी देख के बैठिएगा। तो ऐसा करें, आप मेरे साथ चलें, बच्चा नहीं हूं मैं। मुझे मालूम है, लेकिन आपकी आदत नहीं है ना इस तरह की। तुम्हें भी तो रोने की आदत नहीं थी, मेरी भी आदत पड़ जाएगी। वाओ, लुकिंग गुड डैड। थैंक यू बेटा। तो आप जा रहे हैं? तो तुम क्या चाहती हो, ना जाए डैड? डैड, ये जलने की बू क्यों आती है? क्या करें बेटा, हम तो ऐसे लोगों से तंग आ चुके हैं। तंग तो मैं आ गई हूँ आप दोनों से। बाप है कि घर से बाहर जाने का नाम नहीं लेता और बेटी कमरे से बाहर आने का नाम नहीं लेती। बाय द वे मॉम, इस वक्त मैं अपने रूम से बाहर हूँ और मैं बाहर जाने को तैयार हूँ, मगर आपने रोका है मुझे। तो मैं ही तो कह रही हूँ कि जल्दी से जाएं। तो फाइनली आप जा रहे हैं? अच्छा भाई। समन की बच्ची, ये फाइनली को अपने पास रखो और चल के मेरा हाथ बटाओ। अब तो जाना पड़ेगा डैड। बेस्ट ऑफ लक, यू ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ वकास? बेटा मैंने कुछ पूछा है तुमसे, क्या हुआ? होना क्या है, कोई गंदा स्कूल, कोई गंदे बच्चे और सिगरेट पीने वाले और गुटखे खाने वाले सर। बुरी बात है बेटा, सर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर मुझे उस स्कूल में भेजेंगी तो ठीक, वरना मैं घर पे बैठ जाऊंगा। क्या हुआ, मेरा बेटा नाराज क्यों हो रहा है? इस स्कूल में जाकर खुश होने वाली बात कौन सी है? वकास, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। अब इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है?
बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। चलो अंदर। तुम्हें हो क्या गया है आजकल? कोई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ नवाब साहब। मुझे जो होना था वो बता दिया मैंने। देखो तुम्हें कितनी बार बताया, अभी अब्बू इस स्कूल में तुम्हें दाखिल नहीं करवा सकते, समझे? तो इसमें भी मेरा कसूर है क्या? वकास, इस वक्त हमारे हालात खराब हैं और अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है। हालात 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 सुन सुन के थक गया हूँ। कब सुधरेंगे हमारे हालात? सुधरेंगे इंशाल्लाह, जरूर। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। सुधरेंगे तो तब जब अब्बू नौकरी करेंगे। वकास! बस अभी यही रह गया था। अच्छा सुनो तो सही ना। मौला 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 एक तरफ रेहान को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और इन हालात में वो फिक्रमंद हो गया और मायूसी का शिकार हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कसूर वकास का नहीं, वो तो अभी बच्चा है। इसे क्या पता कि किस्मत हमें किस मोड़ पर लेकर आई है और कहाँ ले जाना चाहती है। दुख तो मुझे समन का भी खाया जा रहा है, जिसकी मंगनी भी टूट गई। एक लिहाज से अच्छा हुआ कि इदरीस भाई और उसकी मतलबी फैमिली से मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। मगर कहीं ना कहीं तो वो भी सोचती होगी ना कि अब्बू ने हमें कहाँ ला खड़ा किया, और काश कि मैं उस वक्त ऐसा नहीं करता और लालच के चक्करों में ना पड़ता। और शायद इसी बात का बदला लिया इदरीस ने। इदरीस भाई, ये तो बहुत कम रेट है। अगर इसमें डन कर दिया तो हमें तो कोई फायदा नहीं होगा। बात रेट की नहीं है, तुम्हारा सारा माल उठा रहे हैं ये लोग। सर, अगर आपको 12% भी मिल रहा है और वो भी कैश, और आपको क्या चाहिए? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। देखो तुम गलती करोगे। नहीं, इस रेट में मैं किसी सूरत में माल का सौदा नहीं करूंगा। तो क्या आसमान से पार्टी आएगी क्या? इदरीस भाई, मैंने कह दिया ना, मैं इस रेट में माल नहीं दूंगा। और आप भी जा सकते हैं। शुक्रिया इदरीस भाई। ये क्या हरकत की तुमने? इदरीस भाई, आप मेरी पोजीशन को तो समझे। उसी को समझते हुए तो पार्टी को लेकर आया था। मेरा सारा पैसा और दूसरों का पैसा लेकर मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम बिजनेस में ब्लॉक करके बैठ गए हो। खुद को अकल नहीं है तो कम से कम दूसरों की बात पर तो यकीन कर लो। अरे यार, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। तुमने पार्टी के सामने मेरी नाक कटवा दी और कह रहे हो खामखा गुस्सा कर रहा हूँ। देखो रेहान, तुम अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर दोगे। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में क्या है। खतरे की तो कोई बात नहीं है। खतरे की तो बात है। अगर पेशेंट का अभी इलाज शुरू नहीं हुआ तो मर्ज मजीद बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को हुआ क्या है? आपकी बेटी को हेपेटाइटिस सी है। शुक्र है कि इनिशियल स्टेज है। अगर इलाज फौरन शुरू नहीं किया गया तो मर्ज मजीद बढ़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, कब से इलाज शुरू होगा इसका? आप जब चाहें इसका इलाज शुरू हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा इलाज महंगा है। मरीज को हफ्ते में 2 से 3 इंजेक्शन लगते हैं। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा हो जाएगा इसमें?
ये कोई 7,000 रुपये का इंजेक्शन है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करवाएं। इसी में पेशेंट के लिए भेजिए, ठीक है जी। इस तरह से तो वो आपसे और दूर होते जाएंगे। वकास का चिड़चिड़ापन तो आपके सामने ही है। मुझे तो पूरा यकीन है ये सब कुछ आपकी दूरी की वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करूं? वकास के चुपते हुए सवालों का जवाब नहीं मेरे पास। जवाब नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन रेहान, बच्चों की तरबियत करने वाला तो उनका बाप ही होता है ना। तुम चले जहां तुम चले गए, कहा तुम चले जहां तुम चले गए। उसका इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल में भी हो सकता है। मैंने मालूम किया था भाई साहब, मगर वहाँ इंजेक्शन मिलता नहीं, और अगर मिल भी जाए तो बगैर रिश्वत के देते नहीं हो। तुम लोग जो चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। हमारी गलतियों को माफ कर दें भाई साहब, हमारे बच्चों पे रहम करें। इस वक्त मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है इदरीस भाई। मैं इतना नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता क्या भाई साहब? मैं किसी खैराती हॉस्पिटल से इलाज करवा सकता हूँ। जी हमें वो भी कबूल है, आप जरा जल्दी कर दें प्लीज। अम्मी, मैं चच्चा के साथ इनके घर जाऊं? नहीं बेटा, वो चच्चा को कहीं और जाना है, फिर कभी चले जाना। वो बच्चे भी घर पे नहीं हैं, अपनी नानी के गए हुए हैं। हाँ तो मैं कल आ जाता हूँ। बोला ना, अपनी नानी के गए हुए हैं बच्चे। तो क्या वो हमेशा के लिए वहीं रहेंगे? वकास, जिद नहीं करते बेटा। अम्मी, ऐसे कहे ना कि चच्चा मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते। ये तरबियत दी तुमने अपनी औलाद को? इस नवाब साहब को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैं तो रेहान के कहने पर यहाँ आ गया, वरना यही ना कि आप हम गरीबों को देखना भी पसंद नहीं करते। हम मरे थोड़ी जा रहे हैं इनके बगैर। खामोश रहो बदतमीज। दिखा दी ना कच्ची आबादी वाली असलियत। अब मुझसे भी किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना। भाई साहब एक मिनट बात तो सुनो। इन्हें आवाज नहीं दो, इन्हें गरीबों की सदाएं सुनाई नहीं देती। तुम अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आओगे ना? समझते नहीं हो तुम? बाज नहीं आओगे ना तुम? छापा रहा, इसका कोई कसूर नहीं, इसे मत डांटो। इस तरह से अपने आप को कमरे में बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सारा दिन दफ्तरों के धक्के खाए और तुम कह रही हो कि मैं कमरे में बंद हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से बच्चों से मुंह छुपा के क्यों घूम रहे हैं? समन को इस वक्त आपकी जरूरत है, उसको अपनी बीमारी से ज्यादा आपकी फिक्र है। शाहपारा बेगम, मैं अपने आप से तो लड़ सकता हूँ और सारी दुनिया से लड़ने की ताकत भी है मुझ में, लेकिन अपने बच्चों का सामना करने की हिम्मत नहीं मुझ में। इस तरह से तो वो आपसे और दूर होते जाएंगे। वकास का चिड़चिड़ापन तो आपके सामने ही है। मुझे तो पूरा यकीन है ये सब कुछ आपकी दूरी की वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करूं? वकास के चुपते हुए सवालों का जवाब नहीं मेरे पास। जवाब नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन रेहान, बच्चों की तरबियत करने वाला तो उनका बाप ही होता है ना। नई जिंदगी में
बच्चों का अगर बाप ही साथ ना दे तो बच्चे तो बिखर जाते हैं ना। इस वक्त तो मैं खुद ही बिखरा हूँ, फिर उन्हें कैसे समेट सकूंगा मैं? इस तरह से तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे रेहान। मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करने लगी हूँ। फाइनेंशियल मसाइल अपनी जगह रेहान, मगर घर के सरबराह की मौजूदगी में भी उसकी गैर मौजूदगी मुझे मेरे बच्चों को खाई जा रही है। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? बच्चों को टाइम दे रेहान, उनको आने वाले दिनों और नई राह पे चलने के लिए तैयार करें। अब कहाँ चल दिया आप? तुमने खुद तो कहा है कि बच्चों को टाइम दो, वहीं जा रहा हूँ। मेरा बेटा किन सोचों में गुम है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, अब तबीयत कैसी तुम्हारी? जी अब्बू, अब माशाल्लाह से बेहतर है, लेकिन बस थोड़ी कमजोरी सी है। बस कुछ दिनों में इलाज शुरू हो जाएगा, फिर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, इतने गुस्से में क्यों रहने लगे छोटे मियाँ? अब्बू, मैं गुस्से में नहीं होता। अच्छा, तो फिर इतने चिड़चिड़े से क्यों हो गए मेरे बेटे? इनके नखरे बढ़ गए हैं अब्बू। नखरों की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ करूँ तो करूँ क्या? ना कोई दोस्त है, ना कोई खेलने की जगह। पता नहीं कौन से इलाके में आ गए हम लोग। बेटा बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा अब्बू, मुझे पता है। हम यहीं रहेंगे। फकास, फिर बदतमीजी की तुमने? इसमें बदतमीजी वाली बात नहीं आपी, जो सच है वो बोलना चाहिए। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। फकास, अब तुम वाकई बदतमीज होते जा रहे हो। आपी, आपने उस दिन भी मुझे थप्पड़ मार के चुप कराया था, मगर आज नहीं। अब्बू आप ही बता दें, पुलिस वालों ने आपको उस दिन क्यों पकड़ा था? फकास, तुम खामोश नहीं रह सकते। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जब स्कूल से आ रहा था तो उस दिन अब आप खुद ही बताएं, पापा ने कुछ तो किया होगा जो पुलिस वालों ने पकड़ा था। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगी। शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप से ऐसे बात करता है? शहबारा, छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो इसे। अरे इसका क्या कसूर? इसका क्या कसूर? इसका कसूर हम में से किसी का नहीं है, कसूर सारा इनका है, इनका। अब आप खुद ही बताएं, पापा ने कुछ तो किया होगा जो पुलिस वालों ने पकड़ा था। कसूर हम में से किसी का नहीं है, कसूर सारा इनका है, इनका। शायद उस दिन रेहान को बहुत बड़ा धचका लगा। उन्होंने कब खत लिखा और वो कमरे में खत छोड़कर कब चले गए, मुझे कुछ नहीं पता चला। रेहान ने ऐसा क्या काम किया था कि उसको पुलिस ने पकड़ा था? कुछ लोगों के पैसे हम पर रह गए थे,
और उन्होंने जाकर पुलिस में हमारे खिलाफ कंप्लेन भी की और वो लोग रेहान को हवालात में ले गए। लेकिन जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो हमारे हालात देखकर उन्होंने रेहान को खुद ही छोड़ दिया। आपने उसका दुख बांटने की कोशिश नहीं की थी? मैंने पहले ही बताया ना कि मैं बच्चों की वजह से रेहान को टाइम नहीं दे सकी और मेरी बातें रेहान पर असर करना छोड़ गई थी। ये भी हकीकत है कि मैंने बच्चों के मुकाबले में रेहान को कम वक्त दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं हमारे बच्चे हमसे दूर ना हो जाएं। मसाइल कम नहीं हुए रेहान, बल्कि और बढ़ गए। फर्स्ट से फितना है, आप इनका सामना नहीं कर पाए, मगर मैं इनका सामना करूंगी। मैं करूंगी इनका सामना। जिस तरह बिल्ली की आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, इसी तरह हालात से भागने से हालात चेंज नहीं होते। शायद इसी वजह से खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। ऐसे हालात में एक ही बात ज़हन में रखनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा।